अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन। जो भी आपने जीएसटी का रिफंड अप्लाई किया, जीएसटी रिफंड चाहे वो किसी भी केसेस में बनता हो, अब आपको उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगानी है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन के साथ अपनी RFD-01 दैट इज रिफंड एप्लीकेशन फाइल करनी है, वो लॉ यहाँ पर ये कहता है। अलग अलग केसेस में अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन डिफाइन की गई। वो डॉक्यूमेंटेशन क्या है एक बार समझते हैं। अगर वो एक्सपोर्ट का केस है, किसका, गुड्स का, अगर आप एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कर रहे हैं और रिफंड ले रहे हैं, तो लॉ ने यहाँ पर ये कहा है कि जो भी आपने इनवॉइसेस जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उस एक्सपोर्ट से रिलेटेड आपने जो इनवॉइसेस हैं, वो इनवॉइसेस यहाँ पर डाल दो। और इनवॉइसेस के साथ साथ अब आपको शिपिंग बिल की डिटेल भी देनी है, क्योंकि आपने या तो आपने शिपिंग बिल फाइल किया होगा, बिल ऑफ एक्सपोर्ट फाइल किया होगा, राइट, उसकी डिटेल आप यहाँ पर डाल दो, उसकी डिटेल आप डाल दो। और फ्रेंड्स, इस एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में हमने एक लाइव रिफंड अप्लाई किया था, वो आप उसे रेफर कर सकते हो, उस वीडियो को, राइट, 30 मिनट की वो वीडियो है, उसे आप रेफर कर सकते हो। इसी एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में हमने वहां पर एक लाइव रिफंड अप्लाई करा के दिखाया था विद ईवीसी, तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। तो अगर मेरा एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का केस है, तो वहां पर मुझे क्या करना है, अपने एक्सपोर्ट इनवॉइसेस की डिटेल देनी है, राइट, और मुझे उसके शिपिंग बिल से रिलेटेड डिटेल देनी है, और साथ में मुझे अपनी ईजीएम की डिटेल देनी है। फ्रेंड्स, एक बात ध्यान रखना कि जो ईजीएम होती है, भाई आपने एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करने के बाद आपने शिपिंग बिल फाइल किया होगा, शिपिंग बिल फाइल करने के बाद जो कंटेनर है, वो जो कन्वेंस है, जो शिप है, वो जा रहा है, इंडिया छोड़ के जा रहा है, जो उसका पर्सन इन चार्ज होगा, वो पर्सन इन चार्ज अपने इंडिया को छोड़ने से पहले एक एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट इशू करेगा, फाइल करने के बाद वो अपने इंडिया को छोड़ेगा, राइट। अब वो फाइल करने में क्या क्या डिटेल फाइल करेगा कि वो किस किस शिपिंग बिल से रिलेटेड माल को लेकर के जा रहा है, जो पर्सन ऑफ चार्ज होगा उस कन्वेंस का, वो इसको डिटेल फाइल करेगा, ईजीएम में फाइल करेगा अपने सभी शिपिंग बिल से रिलेटेड डिटेल। फ्रेंड्स, अगर आप एक्सपोर्टर हैं गुड्स के, तो आपको अपनी GSTR-1 फाइल करने से पहले एक बार आपको ये मेक श्योर करना है, आपने अपने IC गेट पे जाकर के इन डिटेल को वेरीफाई करना है किसको, आपकी शिपिंग बिल को, किसको, आपको ईजीएम को। उसके बाद ही आपने अपनी GSTR-1 फाइल करनी है। GSTR-1 में जो आप अपने ईजीएम की डिटेल डाल रहे हो, पोर्ट की डिटेल डाल रहे हो, जो आप अपने शिपिंग बिल की डिटेल डाल रहे हो, दैट नीड्स टू बी रिवैलिडेटेड बाय द IC गेट, राइट। यहाँ पर जब आप इसका रिफंड अप्लाई करेंगे, तो वहां पर अब आपसे क्या पूछा जाएगा, जो भी आपने GSTR-1 में जो डिटेल फाइल करी है, ये आपके कस्टम पोर्टल से भी आपकी ट्रांसमिशन, ये जो डिटेल होगी वो ट्रांसमिट होगी कस्टम पोर्टल पे, और कस्टम पोर्टल से कंफर्मेशन आएगी, तभी आप एलिजिबल होगे कि हाँ अब सब चीज ठीक है, उसके बाद अब आपका रिफंड बनता है, राइट। अब यहां पर हमने क्या देखा, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में स्टेटमेंट कंटेनिंग द नंबर, डेट ऑफ शिपिंग बिल, बिल ऑफ एक्सपोर्ट एंड द नंबर एंड डेट ऑफ रेलिवेंट एक्सपोर्ट इनवॉइसेस, राइट। अब हम बात करते हैं एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के केस में। फ्रेंड्स, आपको ध्यान होगा, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के केस में हमने एक मेन जो कंडीशन थी वो यही थी कि पेमेंट आ चुकी होनी चाहिए। अगर वो पेमेंट आ चुकी होनी चाहिए, तो इसके लिए यहाँ पर लॉ ने एक लाइन और ऐड कर दी, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में एक लाइन और ऐड कर दी, राइट। वहां पर क्या ऐड करी, ए स्टेटमेंट कंटेनिंग द नंबर एंड डेट ऑफ इनवॉइसेस रेलेवेंट बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट, दैट इज FIRC भी आप इसको बोल सकते हैं, या तो BRC हो या FIRC हो, फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट, जो कि एक इनकम का प्रूफ माना जाता है, अब उसे यहाँ पर होनी चाहिए, राइट। यहाँ पर हमने ब्रैकेट में लिख भी दिया कि एज रियलाइजेशन ऑफ द सेल प्रोसीड इज मैंडेटरी इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, राइट। अब हम बात करते हैं एडिशनली ए डिक्लेरेशन, सॉरी, अगर वो SEZ का केस है, आप डोमेस्टिकली सप्लाई कर रहे हो, लेकिन SEZ यूनिट में या SEZ यूनिट में या SEZ डेवलपमेंट में, अगर आप डोमेस्टिकली सप्लाई कर रहे हो, गवर्नमेंट से रिफंड ले रहे हो, तो उस केस में लॉ ने यहाँ पर ये कहा है कि ए स्टेटमेंट कंटेनिंग द नंबर एंड डेट ऑफ इनवॉइस अलोंग विद द एविडेंस रिगार्डिंग द एंडोर्समेंट बाय द स्पेसिफाइड ऑफिसर। लॉ ने कस्टम पोर्ट में SEZ को एक डीम्ड पोर्ट माना है। डीम्ड पोर्ट मानने के साथ साथ लॉ ने यहां पर यह कहा है कि इस डीम्ड पोर्ट में, इस फॉरेन टेरिटरी में हम कुछ ऑफिसर पोस्ट करेंगे, जिन ऑफिसर का इस पूरे पोर्ट के ऊपर, इस पूरे SEZ के ऊपर कंट्रोल रहेगा।
कंट्रोल रहेगा। अब उनको क्या बोला गया, उन ऑफिसर्स को, स्पेसिफाइड ऑफिसर्स, राइट। चाहे तो आप एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कर रहे हैं, अगर आप उस SEZ यूनिट को गुड्स सप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में आपको एक एंडोर्समेंट उस स्पेसिफाइड ऑफिसर से करा करके देनी है कि हाँ आपने ये गुड्स सप्लाई कर दिए। और चाहे तो अगर आप सप्लायर ऑफ सर्विसेज हैं तो भी उस केस में आपको स्पेसिफाइड ऑफिसर या उनके अथोराइज्ड ऑफिसर से एंडोर्समेंट करा करके देनी है कि हाँ ये सर्विसेज यहाँ पर दी गई है, राइट। अब हम बात करते हैं, ये एंडोर्समेंट बाय द स्पेसिफाइड ऑफिसर ये लिखा गया है, राइट। अब सप्लायर ऑफ सर्विसेज के केस में भी हमने यहाँ पे इसे डिफाइन कर दिया, ये स्पेसिफाइड ऑफिसर है। रूल, अच्छा, एज पर रूल 46 जो इनवॉइस है, अगर आपका एक्सपोर्ट का केस है, जीरो रेटेड सप्लाई का केस है, तो यहाँ पर इसने सिंपल सी ये आपको इन्वर्टेड कोमा में हमने यहाँ पर डाल कर दिया, ये आपको उसमें इस तरीके की अंडरटेकिंग भी एंडोर्समेंट भी होनी चाहिए, राइट। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि जो मेरे गुड्स या सर्विसेज, जो फाइनल गुड्स या सर्विसेज जिसको मैं सप्लाई कर रहा हूं, उसका रेट ऑफ टैक्स इस इनपुट बैकएंड में इस इनपुट के रेट ऑफ टैक्स से कम है, तो उन्होंने ये कहा कि इस इनपुट की भी डिटेल दे दो और यहां पर इस आउटपुट की भी डिटेल दे दो, राइट। तो इस इनपुट की और इस आउटपुट की दोनों की डिटेल यहां पर मांगी गई है। डीम्ड एक्सपोर्ट के केस में स्टेटमेंट मांगी गई है जहां पर आपको उसके रिलेटेड एविडेंस के लिए मांगा गया है। प्रोविजनल असेसमेंट है तो यहां पर इसने बोला है कि जो फाइनल असेसमेंट ऑर्डर की कॉपी आएगी उसकी आपने रेफरेंस नंबर यहां पे एंटर करना है। कंसीडर इंट्रा स्टेट, भाई पहले आपने CGST SGST जमा करा दिया, अब आप उसका IGST जमा करा रहे हो और अब आप CGST SGST का रिफंड ले रहे हो, तो उसके लिए लॉ ने यहाँ पर कहा है कि स्टेटमेंट शोइंग द डिटेल और ट्रांजैक्शंस कंसीडर्ड, जो भी ट्रांजैक्शन आपने दी थी उससे रिलेटेड आप एविडेंस लगा दीजिए। और एक्सेस पेमेंट और टैक्सेस, एक्सेस पेमेंट और टैक्सेस के केस में आपको कुछ डिटेल्स, कुछ आपको एविडेंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, तो वो आपने एविडेंस लगाने हैं, राइट। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कंप्लायंस विद नेचुरल जस्टिस इन GST रिफंड, राइट। इसे एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर ये कहा है इन केस द क्लेम इज सॉट टू बी रिजेक्टेड बाय द प्रॉपर ऑफिसर, आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा, नेचुरल जस्टिस आपको फॉलो करना पड़ेगा, आपको एक बार उसको बुलाना है, एक बार उसको सुनने का मौका देना है, उसको बोलने का मौका देना है, राइट। यहाँ पर ये कहता है कि भैया ऐसा नहीं है कि आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने उसको रिजेक्ट कर देना है, राइट। जैसे अभी हमारा दिल्ली में सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन में जो भी अब हमारी अभी ये इश्यूज चल रहे हैं वो इसी की वजह से चल रहे हैं। आप वहां पर नेचुरल जस्टिस फॉलो नहीं किया गया, उन्होंने बिना सुने बिना उनका रिप्लाई कंसीडर करे जो है उनका ऑर्डर इशू कर दिया। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए, लो ने यहाँ पर ये बोला है। अब हम बात करते हैं थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर द GST रिफंड। आप जिस भी GST रिफंड के लिए अप्लाई कर रहे हो क्या उसकी कोई थ्रेशोल्ड लिमिट है कि क्या इतना अमाउंट होगा तभी मुझे GST का रिफंड अप्लाई करना है? द आंसर इज यस। ई कैश लेजर का केस है तो कोई लिमिट नहीं है, चाहे आप जितना भी अमाउंट जो है कम से कम ज्यादा से ज्यादा आप उस अमाउंट का रिफंड ले सकते हो। लेकिन अगर इसके अलावा ई कैश लेजर के अलावा कोई केस है तो उस केस में आपकी 1000 रुपए की मिनिमम थ्रेशोल्ड लिमिट डिफाइन करी गई है और उससे ज्यादा आप जितना मर्जी रिफंड अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं विड्रॉल ऑफ GST रिफंड। फ्रेंड्स आपने GST RFD 01 में रिफंड एप्लीकेशन फाइल करी, जिस भी रीजन की वजह से करी हो, जिस भी रीजन या जिस भी सिचुएशन में आपका GST रिफंड अराइज हो रहा है उसके लिए आपने RFD 01 फाइल कर दी। अब फाइल करने के बाद अब आपको याद होगा 15 दिन के अंदर अंदर उसकी प्रिलिमिनरी प्रोसेसिंग होती है। प्रिलिमिनरी प्रोसेसिंग के बाद अगर वो सब चीजें ठीक हैं तो वो फाइनल प्रोसेसिंग के लिए टेकन अप कर ली जाती है, राइट। अब उसके बाद ऑफिसर के पास क्या पावर होती है कि वो चाहे तो प्रोविजनल, ऐसी सिचुएशन है कि प्रोविजनली रिफंड देना बनता है तो RFD 04 इशू कर दे, अप्रूवल है तो RFD 06 इशू कर दे, अगर वो उसको लगता है कि हाँ इसमें कुछ गड़बड़ है, कुछ शोकॉज नोटिस इशू करना चाहिए तो RFD 08 इशू करता था, राइट। तो अब लॉ ने यहाँ पर ये कहा है कि अगर आपने रिफंड एप्लीकेशन RFD 01 में फाइल कर दी और उसके बाद अब आपको लगता है कि नहीं यार ये रिफंड एप्लीकेशन में से गलत फाइल हो गई तो अब मैं इसे विड्रॉ कर लेता हूं, तो विड्रॉ आप उसी केस में कर पाओगे जिस केस में प्रॉपर ऑफिसर ने किसी भी तरीके का कोई एक्शन नहीं लिया है, कोई भी एक्शन नहीं लिया है, तभी आप रिफंड एप्लीकेशन विड्रॉ कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। लेट्स सपोज मुझे ऐसा लगता है कि मैंने 1 साल के लिए रिफंड एप्लीकेशन फाइल करी बट मुझे 2 साल के लिए रिफंड एप्लीकेशन फाइल करनी चाहिए थी एक साथ, तो उस केस में मैं विड्रॉ करना चाहता हूं तो लॉ ने यहां पर ये कहा है कि आप विड्रॉ कर पाओगे, लेकिन अगर उसी रिफंड एप्लीकेशन के अगेंस्ट RFD 04 इशू नहीं हुआ है, दैट इज प्रोविजनली रिफंड, सैंक्शन ऑर्डर इशू नहीं हुआ है, पेमेंट ऑर्डर इशू नहीं हुआ है, रिफंड विद होल्ड नहीं हुआ है,
तो उस केस में जो है आप अपने रिफंड एप्लीकेशन विड्रॉ कर सकते हो। अब हम बात करते हैं एडजस्टमेंट ऑफ जीएसटी रिफंड। एडजस्टमेंट ऑफ जीएसटी रिफंड का मतलब ये हुआ कि आपके जीएसटी के कुछ रिफंड, जीएसटी के कुछ ड्यूज पेंडिंग है, आपकी कुछ रिटर्न पेंडिंग है, और ऑफिसर को ये लगता है कि यार ये जो रिटर्न पेंडिंग है ना, लेट सपोज आपकी कोई जीएसटीआर 3 भी पेंडिंग है और जीएसटीआर 1 में देखने से ऐसा लग रहा है ऑफिसर को कि यार इसकी लायबिलिटी बहुत ज्यादा है और 2 में अमाउंट बहुत कम है और ये रिटर्न फाइल नहीं कर रहा, और लो ऑफिसर को यहाँ पर ये लगता है कि नहीं, इस केस में इसका अमाउंट सॉरी, ये विद होल्ड का मैंने केस डिस्कस किया। एडजस्टमेंट का मतलब ये हुआ कि आपके कुछ जीएसटी में ड्यूज पेंडिंग है, या एग्जिस्टिंग लॉ में जिसे हम एक्साइज, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स कहते थे, वैट कहते थे, तो उस केस में भी अगर आपके कुछ ड्यूज पेंडिंग है तो यहाँ पर लॉ प्रॉपर ऑफिसर को ये अथोराइज करता है कि आपके जीएसटी रिफंड में से उस अमाउंट को एडजस्ट कर सकता है और बैलेंस अमाउंट का ही आपको RFD 05 पेमेंट ऑर्डर इशू करेगा। एक बार पढ़ लेते हैं इसे। Where any refund is due to the registered person who has defaulted in furnishing any return, or where there is confirmed demand of tax, interest, penalty against registered person and that demand has not been stayed। मतलब कि क्या, प्रॉपर ऑफिसर ने कोई ऑर्डर इशू किया, डिमांड निकाल दी, डिमांड निकालने के बाद उसके अगेंस्ट डिमांड क्रिएट हो गई, क्रिएट होने के बाद अभी तक एप्लीकेंट को 3 महीने का टाइम मिलता है कि वो उसकी अपील फाइल करे, और जहां पर ये 3 महीने खत्म हो रहे हैं, अगर खत्म हो रहे हैं इस डेट तक किसी भी अपीलेट अथॉरिटी ने इस ऑर्डर के अगेंस्ट, इस डिमांड के अगेंस्ट कोई भी स्टे नहीं दिया है। अगर स्टे दे दिया तो इट्स ओके, अगर स्टे दे दिया तो इट्स ओके, अगर स्टे नहीं दिया है इस जहां पर ये 3 महीने का टाइम एक्सपायर हो रहा है इस टाइम तक, तो वो उस अमाउंट से आपका एडजस्ट कर सकता है। राइट, ये आप इसे देख लेना। यहां पर एक स्पेशल बात ये है, सेक्शन 79 ये कहता है जीएसटी ड्यूज कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट जीएसटी रिफंड। जो जीएसटी के ड्यूज हैं वो अभी जीएसटी की बात करता है कि जीएसटी के जो ड्यूज होंगे, देखो सेक्शन 54 सिर्फ ये कहता था कि जीएसटी रिफंड की बात करता था, और सेक्शन 79 ये कहता है कि जीएसटी ड्यूज जो होंगे वो जीएसटी रिफंड से एडजस्ट किए जा सकते हैं। बट सेक्शन 142 ये कहता है कि जो एग्जिस्टिंग लोग भी ड्यूज होंगे दैट विल बी ट्रीटेड एज एरियर्स ऑफ द जीएसटी ड्यूज। राइट, जो सेक्शन 79 फिर इसे कवर अप कर लेगा, क्योंकि वो अब जीएसटी ड्यूज बन गए तो अब वो सेक्शन 79 से कवर अप कर लेगा। अब वो सेक्शन 79 के हिसाब से एक्साइज की भी कोई डिमांड खड़ी थी, कोई सर्विस टैक्स की डिमांड भी खड़ी थी, तो वो भी यहां इस जीएसटी रिफंड से एडजस्ट करी जा सकती है। राइट, अब हम बात करते हैं विद होल्डिंग ऑफ जीएसटी रिफंड। जीएसटी रिफंड आपने जो फाइल किया, फाइल करने के बाद अब देखो दो लेवल पे पावर दी गई है। एक तो प्रॉपर ऑफिसर लेवल पे पावर दी गई है और दूसरी दी गई है कमिश्नर लेवल पे, सीनियर लेवल पे पावर, कि आप एप्लीकेंट के किसी भी जीएसटी रिफंड को विदहोल्ड कर सकते हो, रोक सकते हो। राइट, प्रॉपर ऑफिसर को किस केस में पावर दी गई है, वो इस केस में पावर दी गई है कि अगर ऑफिसर को ये लगता है कि यार इसने जीएसटी 1 फाइल करी और उसमें टैक्स लायबिलिटी ज्यादा है, 2A में कम है, डैशबोर्ड में भी कम है और ये अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर रहा और इसमें डिमांड बनती है, तो इस केस में वो अपना विदहोल्ड कर लेगा, रिफंड को विदहोल्ड कर लेगा। पढ़ते हैं एक बार। विदहोल्डिंग बाय द प्रॉपर ऑफिसर वेयर रिफंड इज ड्यू टू ए रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज डिफॉल्टेड इन फर्निशिंग एनी रिटर्न और वेयर देयर इज कंफर्म डिमांड ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी अगेंस्ट सच पर्सन एंड दैट डिमांड हैज नॉट बीन स्टेड। ये वो, तो हमने ये सब चीजें पढ़ ली। तो उस केस में द प्रॉपर ऑफिसर में विदहोल्ड जीएसटी रिफंड बाय इशूइंग रिफंड ऑर्डर बाय विदहोल्डिंग रिफंड। अब यहाँ पे क्या इशू होगा, RFD 07, RFD 07 पार्ट ए। देखो जहां पर विदहोल्ड किया जा रहा है वहां पर RFD 07 पार्ट ए इशू होगा, जहां पर उस विदहोल्डिंग पार्ट को रिलीज किया जा रहा है वहां पर RFD 07 पार्ट बी इशू होगा, चाहे वो प्रॉपर ऑफिसर का केस हो चाहे वो कमिश्नर लेवल का केस हो। दोनों ही केसेस में RFD 07 पार्ट ए, RFD 07 पार्ट बी इशू किए जाएंगे। राइट, अब कमिश्नर लेवल पे ऐसा क्यों लगता है, कमिश्नर लेवल पे ऐसा लगता है, सीनियर लेवल को ये पावर दी गई है कि अगर उसको ऐसा लगता है कि जो भी रिफंड दिया जा रहा है, जो भी रिफंड इशू हो चुका है एक्चुअली, कि दैट इज एरनियस, राइट, दैट इज एरनियस, कि वो गलत है, डिपार्टमेंट उसके अगेंस्ट अपील फाइल कर चुका है या सोच रहा है कि हम इसके अगेंस्ट अपील फाइल कर दें,
और कहीं ऐसा ना हो कि हम इसके अगेंस्ट पेमेंट ऑर्डर भी इशू कर दें और वहां से इसके अकाउंट में क्रेडिट भी हो जाए, तो उस केस में वो क्या करेगा, RFD 07 पार्ट ए इशू कर देगा। RFD 07 पार्ट ए इशू कर देगा। यहां पर क्या कहा गया है, वेयर देयर इज एन ऑर्डर फॉर रिफंड दैट इज अंडर अपील, डिपार्टमेंट इज कंसीडरिंग चैलेंजिंग द रिफंड ऑर्डर इन द अपील, और देयर आर ऑनगोइंग प्रोसीडिंग relating to it, or and if commissioner believes that the granting of refund could harm the revenue due to the fraud or misconduct, they can withhold and issue refund RFD 07 part, राइट। अब इस केस में यहां पर पीरियड ऑफ विद होल्डिंग का क्या कहा गया है कि एज डिसाइडेड बाय द कमिश्नर, राइट। अब ये रिलीज ऑफ द रिफंड विद होल्ड वेयर कमिश्नर इज सेटिस्फाइड दैट द रिफंड इज नो लॉन्गर लायबल टू बी विदहेल्ड। अब उसे लगता है जिस भी रीजन की वजह से उसका रिफंड ऑर्डर विद होल्ड किया गया था, अब ये रीजन नहीं रहे किसी रीजन की वजह से, तो अब वो रिफंड उसका जो RFD 07 पार्ट बी इशू कर देगा उसको रिलीज करने के लिए, राइट। तो वेयर एन ऑर्डर गिविंग राइज टू रिफंड इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ द अपील फर्दर प्रोसीडिंग, तो ये सब चीजें आपको इसको देख लेना, जहां पर उसे कमिश्नर इज ऑफ ओपिनियन दैट द ग्रांट ऑफ सच रिफंड इज लाइकली टू एडवर्सली अफेक्ट द रेवेन्यू इन द सेड अपील और प्रोसीडिंग ऑन अकाउंट ऑफ malfeasance और fraud committed, he may after giving the taxable person an opportunity of being heard withhold the refund till such time he may determine, right। अब हम ये अप्रूवल एंड रिजेक्शन ऑफ जीएसटी रिफंड का केस देख चुके हैं। अब बात आती है डिसबर्समेंट ऑफ जीएसटी रिफंड। डिसबर्समेंट ऑफ जीएसटी रिफंड में हमने देखा था कि RFD 05 पेमेंट ऑर्डर इशू होने के बाद कंसोलिडेटेड पेमेंट एडवाइस इशू की जाती है। इशू होने के बाद पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के रूट से एक अप्रूवल चलती है, राइट, एक प्रोसेसिंग में लिया जाता है, और प्रोसेसिंग में लेने के बाद जो भी बैंक अकाउंट उसने अपने एप्लीकेंट ने अपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दिया होगा या अपनी रिफंड एप्लीकेशन फाइल करते टाइम दिया होगा, तो उस केस में उस बैंक अकाउंट में वो अमाउंट रिफंड कर दिया जाएगा।